है ना। तो ये फॉर्मेट में जब हम लोग देखोगे तो सबसे पहला जो आइटम है वो हम लोगों का होता है, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट देख रहे हो, फॉर्मेट में देखो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। यस सर, दिख गया। सबसे पहला आइटम है नेक्स्ट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर क्या आइटम। बनवा रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर है? अभी क्वेश्चन नंबर नहीं कर रहे हैं हम लोग, अभी कैश फ्लो के फॉर्मेट को पहले समझ रहे हैं। यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ने जो फॉर्मेट हम लोगों को दिया है उस फॉर्मेट को पहले हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर्मेट में देखो, ग्रुप में देखो, फॉर्मेट हमने भेजा है, या आप लोग अपने बुक में जाकर देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट दिया हुआ है, फॉर्मेट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर बनाना है तो ये हमें फाइंड आउट करना होगा। क्या फाइंड आउट करना होगा? तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को एक वर्किंग पहले करना होगा। वर्किंग यानी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आपको पहले क्वेश्चन में से वर्किंग करके, यानी क्वेश्चन में से इंफॉर्मेशन के बेसिस पर कैलकुलेट करना होगा, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं तो पहले हम लोगों को वो समझना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन किस प्रकार से दिया रहेगा, तो देखो क्वेश्चन में तुमको बैलेंस शीट दिया रहेगा, है ना, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया रहेगा। अब बैलेंस शीट में आप लोग जानते हो कि एक हेडिंग होता है, एक आइटम होता है रिजर्व एंड सरप्लस। याद आ रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ पे होता है ये आइटम, जरा बताइए तो। बैलेंस शीट में कहाँ पे होता है? बैलेंस शीट में ये आइटम कहाँ पे? प्रॉफिट में ही होता है सर, शेयर होल्डर्स फंड में। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आइटम होता है आप लोग बताएंगे? एक तो होता है जनरल रिजर्व, फिर एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस भी होता है ना यहाँ पे। हाँ सर। अब एक बात बताओ कि हम अगर बोले कि करेंट ईयर में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस 5 लाख रुपया है और प्रीवियस ईयर में हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 3 लाख रुपया था, इसका मतलब तुम क्या समझते हो? पिछले साल हमने बैलेंस को ट्रांसफर किए थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बैलेंस शीट में 3 लाख, और इस साल हमारा पिछला और इस साल का मिलाकर टोटल 5 लाख हो गया है। तो इसका मतलब तुम क्या समझते हो, पहले ये बताओ कि अगर हमको करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस दिया हुआ है 5 लाख और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 3 लाख, इसका मतलब तुम क्या समझते हो? सर 2 लाख घाटा हो इसका गया। मतलब ये है कि बैलेंस ट्रांसफर ड्यूरिंग द ईयर, बैलेंस या प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। हेलो, क्लास के बाद बात कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रॉफिट या बैलेंस ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बैलेंस शीट हमारा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख रुपया। ये कैसे आया 2 लाख रुपया? पिछले साल हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस था 3 लाख, इस साल वो बढ़कर हो गया 5 लाख। तो इस साल अगर बढ़कर 5 लाख हो गया तो ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना प्रॉफिट एंड लॉस को बैलेंस शीट में हमने रिजर्व में हमने ट्रांसफर किया, बैलेंस शीट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हेड में कितना ट्रांसफर किया ड्यूरिंग द ईयर? तो वो हम कैसे निकाले?
करंट ईयर का बैलेंस में से प्रीवियस ईयर के बैलेंस को क्या कर दिए, माइनस कर दिए, और हमारा 2 लाख रुपया ये क्या निकल गया, बैलेंस ट्रांसफर टू प्रॉफिट, बैलेंस ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस टू द बैलेंस शीट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालने के लिए ये पता करना होगा कि हम लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया। अच्छा, अब अगर स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट तुम लोगों को हम लोग जो डिस्कस किए थे, तो पहले क्या आता है, नेट प्रॉफिट आता है, और फिर नेट प्रॉफिट को हम लोग एप्रोप्रिएट करते हैं। और नेट प्रॉफिट में एप्रोप्रिएशन का मतलब कि मान लो 100 रुपया हमने प्रॉफिट कमाया है, नेट प्रॉफिट अगर मान लो हमने 100 रुपया कमाया है, तो इसे फिर हम लोग इस प्रॉफिट में से कुछ को हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, यानी 100 रुपए में से 10 रुपए को माइनस करके जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। कुछ इसी प्रॉफिट में से हम डिविडेंड दे देते हैं, यानी प्रॉफिट जो हुआ उसमें से कुछ हम डिविडेंड दे देते हैं। डिविडेंड मतलब शेयर होल्डर्स में बांट देते हैं, मान लो 40 रुपया बांट दिए। ठीक है, तो 100 रुपया अगर नेट प्रॉफिट हुआ है बिजनेस का, उसमें से 10 रुपया जनरल रिजर्व में चला गया है, 40 रुपया डिविडेंड हमने बांट दिया है, तो बताओ हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस बचा कितना। बोलो, सभी लोग बोलो, कितना प्रॉफिट बचा। बोलो, 50। 100 में से 10 गया 90, और 90 में से 40 गया 50। तो ये 50,000 हमारा कहाँ चला जाता है, बैलेंस शीट में जाकर प्रॉफिट एंड लॉस वाले हेड में ऐड हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे 3 लाख रुपया हमारे पिछले साल का था, और हमने इस साल उसमें ऐड किया 2 लाख रुपया, जैसे यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया। तो ये जो यहाँ पे 2 लाख रुपया है, ये हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल के हिसाब से वो नेट प्रॉफिट है कि बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, ये वाला फिगर यहाँ पे दिया हुआ है 2 लाख के रूप में। ये बताओ, ये 100 रुपया वाला फिगर यहाँ पे ये 2 लाख है, 2 लाख क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेट प्रॉफिट को कि बैलेंस ट्रांसफर टू सरप्लस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये 2 लाख। बताओ, सब लोग माइक ऑन करो और पार्टिसिपेट करो, गूंगा बताल की तरह नहीं बैठे। एक बार और क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। यहाँ हम लोगों ने सर हमको भी थोड़ा समझ नहीं आया सर। तो ठीक है, माइक ऑन करके रखिए, कैमरा ऑन करके रखिए, समझ में आएगा। ये जो हमारे बिजनेस का नेट प्रॉफिट है 100 रुपया, और हम लोग जैसा कि हमारा प्रैक्टिस है कि जो भी हम लोग कमाते हैं उसमें से कुछ हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, और कुछ हम अपने शेयर होल्डरों में बांट देते हैं डिविडेंड के रूप में। और ये सब आइटम करने के बाद, यानी रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद, डिविडेंड बांटने के बाद जो बचता है उसको हम बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट में अगर प्रीवियस ईयर हमारा 3 लाख रुपया है और इस साल अगर हमारा 5 लाख रुपया हो गया है, दैट मीन्स हमने बैलेंस ट्रांसफर किया है बैलेंस शीट में कितना, सरप्लस कितना ट्रांसफर किया बैलेंस शीट में, 2 लाख। ये जो सरप्लस है, ये वाला आइटम है कि ये वाला आइटम है। हमें जो बैलेंस शीट में मिलेगा वो सरप्लस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट मिलता है, या नेट प्रॉफिट हमें बैलेंस शीट से निकल के मिल जाता है। ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया क्या आप पूछ रहे हैं? बताओ। नहीं समझ आ रहा सर। नेट प्रॉफिट से ये नेट प्रॉफिट है 2 लाख। नहीं, वो 2 लाख तो सरप्लस है ना। सरप्लस है, सरप्लस। हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर बनाना है तो हमें ये सरप्लस नहीं चाहिए,
हमें चाहिए नेट प्रॉफिट। यानी बैलेंस शीट से हमको अगर ये पता चल जाए कि हमारा सरप्लस कितना है और हमें सरप्लस से नेट प्रॉफिट तक पहुंचना है, तो एक बात बताओ कैसे पहुंचे। हमको मालूम है ना कि नेट प्रॉफिट से माइनस किए होंगे जनरल रिजर्व, फिर माइनस किए होंगे डिविडेंड, तब आया होगा सरप्लस। ठीक है, तो अगर ये हमें पता है सरप्लस और हमें ये फाइंड आउट करना है, तो बताओ तो श्रुति कैसे फाइंड आउट करें। संध्या भी है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर मेरे पास ये दिया हुआ है बैलेंस शीट में सरप्लस 50 रुपीज, और क्वेश्चन में बोला कि जनरल रिजर्व में 10 रुपया ट्रांसफर किया गया है ड्यूरिंग द ईयर और डिविडेंड दिया गया है 40 रुपया, तो फाइंड आउट नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जो चीजों को नेट प्रॉफिट से माइनस करके ये सरप्लस लाए हैं उन चीजों को ऐड कर देंगे, प्लस जनरल रिजर्व प्लस डिविडेंड। कितना जनरल रिजर्व माइनस किए थे 10 रुपया, प्लस कर दिए। कितना डिविडेंड लेस किए थे 40 रुपया, उसको भी प्लस कर दिए। तो ये जो आया ये क्या निकल कर आ गया, नेट प्रॉफिट दैट इज 100 रुपीज। ये वाला चीज अभी समझ में आया क्या बताना चाह रहे हैं, ये चीज समझ में आया। अब यहाँ देखो बैलेंस शीट का जो डिफरेंस होगा दैट इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रीवियस ईयर बैलेंस ऑफ दैट इज क्लोजिंग करंट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस और प्रीवियस ईयर प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हम नाम देंगे सरप्लस, दैट इज बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। सरप्लस दैट इज बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। ठीक है, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। यहां तक ये वाला लाइन समझ में आएगा। सरप्लस दैट इज बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है ना, सरप्लस हमने बैलेंस शीट में कितना ट्रांसफर किया ड्यूरिंग द ईयर, तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्लोजिंग में से माइनस कर देते हैं ओपनिंग बैलेंस को। ये इतना बात समझ में बस आया कि नहीं। हमें कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो सरप्लस में हम लोग उन चीजों को ऐड बैक कर देंगे जो हमने एप्रोप्रिएशन करते वक्त लेस किया था। यानी नेट प्रॉफिट से जिन चीजों को हमने लेस किया और नेट प्रॉफिट में जिन चीजों को हमने ऐड किया और करने के बाद लेस और ऐड करने के बाद जो बैलेंस बचा उसको हमने नाम दिया सरप्लस, दैट इज बैलेंस दैट सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस बच गया, या उसको हम ऐसे भी कर सकते हैं सरप्लस दैट इज बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस आपने ड्यूरिंग द ईयर आपने जो सेव किया आफ्टर गिविंग डिविडेंड, आफ्टर ट्रांसफरिंग इट टू रिजर्व, इन सब को एडजस्टमेंट करने के बाद जो आपके पास प्रॉफिट बचता है उसको हम बैलेंस शीट में जाकर प्रॉफिट एंड लॉस में जाकर क्या कर देते हैं, ऐड करके छोड़ देते हैं। तो हमें ये सरप्लस बैलेंस शीट से तो मिल जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे पास प्रीवियस ईयर में कितना बैलेंस था और करंट ईयर में कितना बैलेंस है, दोनों का जो डिफरेंस है। इसका मतलब है कि वो जो डिफरेंस है वो करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है जो आपने बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया है। बोलो यहां तक समझ में आ गया। अब आगे है कि हमें इस सरप्लस से जो कि हमने बैलेंस को ट्रांसफर किया है उससे हमें कैलकुलेट करना है पहले तो नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है टैक्स के डिडक्शन होने से पहले कितना था, यानी टैक्स उसमें लेस। आराम से, एकदम आराम से समझोगे, एकदम आराम से।
यहाँ तक बात समझ में आया? आगे हमने कहा कि जो भी चीजें हमने पीएल एप्रोप्रिएशन में लेस किया था उन सबको यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। उन सबको क्या कर देंगे, ऐड। तो पीएल एप्रोप्रिएशन में ही हम रिजर्व का एडजस्टमेंट करते हैं, यानी पीएल एप्रोप्रिएशन में हम ट्रांसफर करते हैं जो अमाउंट हमें रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। तो दैट मीन्स कि हमने नेट प्रॉफिट से लेस किया और जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया होगा, और उसके बाद जो बैलेंस बचा होगा वो हम बोले सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस। अब हमें पता करना है कि नेट प्रॉफिट आखिर हुआ कितना था। तो जनरल रिजर्व में अगर हमने जो ट्रांसफर किया उसको ऐड बैक कर दे, यहाँ पर ऐड ट्रांसफर टू रिजर्व, ऐड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ठीक है। तो हम अपने नेट प्रॉफिट के एक कदम क्या पहुंच जाएंगे, नजदीक पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद हमने ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड कितना प्रोपोज किया है, अच्छा उसको भी ऐड कर देंगे। अच्छा प्रोपोज डिविडेंड क्यों ऐड कर रहे हैं वो भी बताते हैं। प्रोपोज डिविडेंड का मतलब क्या होता है और इंटरिम डिविडेंड का मतलब क्या होता है। प्रोपोज डिविडेंड को ऐड कर देंगे। ये आपको क्वेश्चन में सब दिया रहेगा कि रिजर्व में कितना ट्रांसफर हुआ है, प्रोपोज डिविडेंड कितना है। क्वेश्चन में रिजर्व में कितना ट्रांसफर हुआ है ये आपको कैसे पता चलेगा, तो वैसे ही जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस निकाले थे, यानी जनरल रिजर्व का जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस है और जनरल रिजर्व का जो करंट ईयर का बैलेंस है, दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका करंट ईयर का ट्रांसफर अमाउंट है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। यानी आपने करंट ईयर में अपने प्रॉफिट से कितना पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया था, उस अमाउंट को हम ऐड बैक कर रहे हैं। फिर हमने करंट ईयर में अपने शेयर होल्डर्स को कितने डिविडेंड देने का वादा किया था, यानी प्रोपोज्ड डिविडेंड। तो जैसे ही शेयर होल्डरों को हमने वादा किया कि मैं आपको डिविडेंड दूंगा इतना, यानी प्रोपोज करता हूं कि मैं आपको डिविडेंड दूंगा इतना, उसी दिन हम उसके लिए प्रोविजन बना लेते हैं, यानी अपने नेट प्रॉफिट से उस अमाउंट को डिडक्ट करके प्रोविजन फॉर प्रोपोज डिविडेंड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो वो प्रोपोज्ड डिविडेंड का जो अमाउंट है, जो हमने प्रपोजल किया है, जो पीएल से हमारा डिडक्ट हुआ है पीएल एप्रोप्रिएशन में, उसको हम वापस से क्या कर रहे हैं, ऐड बैक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको वो सारे चीजों को रिवर्स करके ऐड करके हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तक पहुंचना है। अब थर्ड आइटम एक और होता है, एक तो होता है प्रोपोज डिविडेंड। प्रोपोज डिविडेंड का मतलब होता है कि आपने करंट ईयर में प्रोपोज किया और पेमेंट करते हैं अगले साल, अगले अकाउंटिंग ईयर में, इसलिए उसे इस साल हम लोग बोलते हैं प्रोपोज डिविडेंड, ठीक है। और एक होता है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है कि अभी अभी डायरेक्टर ने प्रपोजल दिया और विद इन द वीक, एक सप्ताह के अंदर अंदर डिविडेंड पे हो गया, उसे बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। तो इंटरिम डिविडेंड भी जब पे करते हैं तो कहाँ से पे करते हैं, प्रॉफिट से ही पे कर रहे होंगे, तो वो भी हमारे प्रॉफिट में क्या हुआ होगा, पीएल एप्रोप्रिएशन में लेस हुआ होगा, पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट हुआ होगा। तो हमें क्या करना है, उन सबको ऐड बैक करके अपने नेट प्रॉफिट तक पहुंचना है। तो ऐड इंटरिम डिविडेंड को भी कर देंगे, क्योंकि ये भी हमारे एप्रोप्रिएशन आइटम में, पीएल एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट में से माइनस हुआ है, इसलिए उसे रिवर्स कर रहे हैं ऐड बैक करके, ऐड इंटरिम डिविडेंड। इतना सा बात समझ में आया कि नहीं अभी तक? इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड देखो हमारे लिए बहुत सिंपल था, हमको 1 मिनट लगता है ये चीज बताने में, सीधा बोलते कि ये 5 आइटम है, इसको रट लो। लेकिन रटने से नहीं होगा, वो क्यों हो रहा है उसको समझ लो। इसी समय सुनते सुनते समझते समझते तुमको याद भी हो जाएगा, यानी नहीं भी समझ में आ रहा तो तुमको याद हो जाएगा कौन सा आइटम को ऐड करना है, कौन सा आइटम को लेस करना है। बट याद करने से अच्छा नहीं होता है, उसको समझ सर डिविडेंड नहीं समझ में आया। बता रहे इंटरिम डिविडेंड और प्रोपोज डिविडेंड में हम डिफरेंस थोड़ी देर में अच्छे से बता रहे। ये ऐड क्यों होगा ये समझ में आया कि नहीं, ये बताओ संध्या। ये जो ऐड कर रहे हैं तीनों आइटम को, क्यों ऐड कर रहे हैं ये समझ में आया कि नहीं? हाँ समझ में आ गया। ठीक है, फिर इसमें ऐड करेंगे, ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या ऐड करेंगे, देखो हमें क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो बिफोर टैक्स का मतलब ही होता है कि आपने जो टैक्स के लिए अमाउंट डिडक्ट किया है प्रॉफिट में से, वो डिडक्ट करने के पहले आपका प्रॉफिट कितना था। तो अगर हमने बैलेंस शीट में अगर कोई प्रॉफिट भेजा है, मतलब
इन सब को डिडक्ट करने के बाद ना भेजे होंगे बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट से जो हमें बैलेंस मिला है अमाउंट, उसमें इन सब को ऐड बैक कर दे वापस से, तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? दिमाग लगा के सोच के बोलो। टैक्स को भी ऐड बैक करेंगे तब ना निकलेगा। वही तो लिख रहे हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, अब ये 4 के अलावा हमें एक और आइटम है जो हमारे पीएल से डिडक्ट हुआ है और हमें अपना प्रॉफिट चाहिए वो आइटम के डिडक्शन से पहले वाला प्रॉफिट। कौन सा आइटम है वो? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस हुआ है जो हमारे पीएल में डेबिट हो रखा है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लॉस को हमें क्या कर देना है? ऐड बैक कर देना है, ताकि हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम पता चल जाए। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हैं और वापस से ऐड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इफ एनी डेबिटेड फ्रॉम पीएल अकाउंट। यानी अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है जो हमारे पीएल में डेबिट हो रखा है, डेबिट हो रखा है मतलब हमारे नेट प्रॉफिट से माइनस हो रखा है, तो उसे हम वापस से क्या कर रहे हैं? ऐड बैक कर रहे हैं। ऐड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ऐड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इफ एनी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये 5 आइटम को हमें ऐड कर देना है एकदम। इन 5 आइटम के अलावा और कोई कुछ आइटम नहीं मिलेगा, तो ये 5 आइटम आपको ऐड बैक कर देना है। और लेस क्या करना है? तो लेस करना है, कभी कभी हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिफंड आ जाता है, रिफंड ऑफ टैक्स जिसको बोलते हैं, इनकम टैक्स रिफंड। तो अगर कोई क्वेश्चन में रिफंड ऑफ इनकम टैक्स दिया हुआ है तो उसे क्या करना है? लेस करना है। अब सोचो कि लेस क्यों कर रहे हैं आपको लग रहा था कि हमें 10 रुपया टैक्स पे करना पड़ेगा, तो आपने 10 रुपए का प्रोविजन बना के रख दिया था, यानी आपने अपने प्रॉफिट में से 10 रुपया को माइनस करके रख दिया था, जिसे हम बोले प्रोविजन फॉर टैक्स। लेकिन जब आपको फाइनल टैक्स पेमेंट करना, जब आपके पास फाइनल टैक्स का कैलकुलेशन आपने किया, तो आपको पता चला कि हमें सिर्फ 8 रुपया ही पे करना था और हमने 10 रुपया पे करके रखा है। तो वहां से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको 2 रुपया वापस आ जाता है, रिफंड। तो वो रिफंड आपके लिए क्या है? एक प्रकार का क्रेडिट आइटम है पीएल में। तो वो क्रेडिट आइटम आपके पीएल को क्या किया है? इंक्रीज करके रखा है, नेट प्रॉफिट को, और हमें चाहिए उस टैक्स के इफेक्ट से पहले वाला प्रॉफिट। तो जो टैक्स हमारे पीएल में डेबिट हुआ था उसको ऐड किए, प्रोविजन फॉर टैक्स, और जो टैक्स हमारे पीएल में क्रेडिट हुआ उसे हमने क्या कर दिया? लेस करके उसके इफेक्ट को क्या कर रहे हैं? हटा रहे हैं। बट डोंट वरी, क्वेश्चन में आपको या तो टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स होगा और या फिर रिफंड होगा, दोनों में से एक आइटम देगा, दोनों नहीं देगा अभी इस स्टेज में। तो लेस टैक्स रिफंड इफ एनी, लेस टैक्स रिफंड इफ एनी, अगर होगा क्वेश्चन में तो, ये नहीं कि जबरदस्ती ढूंढने लगना। टैक्स रिफंड इफ एनी, ठीक है। फिर है लेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इफ एनी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। कभी कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से हमें प्रॉफिट भी हो जाता है। कैसे प्रॉफिट हो जाता है कि मान लो हमारे बिजनेस में आग लग गया और हमने इंश्योरेंस करवा रखा था अपने बिजनेस में स्टॉक्स का, तो जब आग लगा तो हमने क्लेम कर दिया 100 रुपए के जगह पे 200 रुपए का, और हमें क्लेम में मिल गया 150। तो 100 रुपए का मेरा नुकसान हुआ था, क्लेम किए 150 का, यानी 50 रुपए मेरा क्या हो गया? गेन। तो उन सब तरीके के गेन को हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन कहते हैं। उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन को हमें क्या कर देना है? यहाँ से हटा देना है। तो गेन क्या किया होगा? हमारे नेट प्रॉफिट को बेवजह इंक्रीज किया है, उसको क्या कर रहे हैं? लेस करके वापस से हम नेट प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट पे कन्वर्ट कर रहे हैं। दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इफ एनी क्रेडिटेड, उसे क्या कर रहे हैं? लेस कर देना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इफ एनी क्रेडिटेड। इतना एडजस्टमेंट जब तुम कर दोगे सरप्लस में, तो तुम्हारा जो आएगा जो वर्किंग करके जो आएगा तुम्हारे पास, उसको हम कहेंगे कि ये है हमारा क्या है? नेट प्रॉफिट है बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट
बिफोर टैक्स एंड what and extraordinary item and extraordinary item। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है अगर, तो सबसे पहले हमें इसका कैलकुलेशन करना होगा, ये फाइंड आउट करना होगा क्वेश्चन से। तो ये फाइंड आउट कर लिए अगर, तो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का जो आधार है, बेस है, वो हमें मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट में इस चीज को सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। सब लोग एक बार इसको एक बार रीड कर लो, क्या क्या ऐड करना और क्या क्या लेस, और अभी जो बात समझाएं उसमें से कहीं पे डाउट है तो पूछो। 30 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास, एक बार रीड करो। रीड कर दिए तो आ जाओ। हम भेज रहे हैं ग्रुप में एक इलस्ट्रेशन, क्योंकि हमारा एडिशन बुक का थोड़ा अलग है, तो तुम लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए भेज रहे हैं। देखो इलस्ट्रेशन 14 को देखो, जो अभी हमने भेजा। देखो आप लोग ग्रुप में इलस्ट्रेशन 14। अमन, अमन कहाँ है? हर्षवर्धन, क्वेश्चन को पढ़ो। माइक आपका म्यूट है हर्षवर्धन, क्वेश्चन को पढ़ो। 1 मिनट सर, हम ढूंढ लेते हैं बुक में। न्यू एडिशन है मेरा इसलिए। भेजे हैं, ढूंढने में समय लगेगा। Following is the extract from the balance sheet of KBC Limited. एक्सट्रैक्ट का मतलब कि ये बैलेंस शीट का एक हिस्सा है, कोई केबीसी लिमिटेड है उसका, और उस बैलेंस शीट के हिस्से में आपको क्या क्या दिख रहा है। तो देखो सबसे पहला आइटम दिख रहा है सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब तुम बताओ कि अगर सरप्लस दिया हुआ है आपके पास, करेंट ईयर का 8 लाख है और प्रीवियस ईयर का 5 लाख है, तो ड्यूरिंग द ईयर आपने प्रॉफिट कितना ट्रांसफर किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बैलेंस शीट में? जल्दी बताओ। तीन ड्यूरिंग द लाख ईयर, हाँ, कितना ट्रांसफर किया होगा आपने? आपका पिछले साल 5 लाख रुपए था सरप्लस में, और इस साल वो बढ़कर 8 लाख हो गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट ड्यूरिंग द ईयर, दैट मींस सरप्लस, that is balance transfer to profit and loss, यानी surplus that is balance transfer to profit and loss, that is closing balance, closing balance minus opening balance। closing balance कितना दिया हुआ है?
जल्दी से बताओ क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है। देखो सब लोग क्वेश्चन में देख कर बताओ क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है। 8 लाख माइनस ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है 5 लाख। तो अमाउंट कितना हो जाएगा रुपीस यहाँ पे 3 लाख। ये 3 लाख रुपया आपने 3 लाख। ड्यूरिंग द ईयर बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया है, आपके प्रॉफिट का बचा हुआ हिस्सा है ये। अब उसके नीचे देखो दिया हुआ है प्रोपोज डिविडेंड। प्रोपोज डिविडेंड का मतलब होता है कि हमने प्रोपोज किया है, यानी हर साल एनुअल जनरल मीटिंग में जो चेयरमैन होता है कंपनी का, वो वादा करता है अपने शेयर होल्डर्स को कि अगले साल हम कितना डिविडेंड आप लोगों को देंगे। तो जब वादा करता है कि अगले साल हम आपको कितना डिविडेंड देंगे, उसे कहा जाता है प्रोपोज डिविडेंड। तो चेयरमैन जब वादा कर देता है अपने शेयर होल्डरों से एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में, तो हम लोग क्या करते हैं कि जितना हमने वादा किया है डिविडेंड देने का, उतने रुपए का हम प्रोविजन बना लेते हैं इसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। यानी देना है अगले साल, लेकिन हम प्रोविजन बना रहे इसी साल। दैट मीन्स कहने का मतलब कि अगर हमने प्रपोज किया है पिछले साल 3 लाख, तो मतलब इस साल हमने डिविडेंड कितना पे किया 3 लाख। और इस साल अगर हमने प्रपोज किया है 3.5 लाख, तो अगले साल हम कितना पे करेंगे डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को 3.5 लाख। बात को समझो, पिछले साल हमने वादा किया था कि हम पेमेंट करेंगे, है ना। पिछले साल हमारे प्रपोज डिविडेंड में बैलेंस था 3 लाख। इसका मतलब कि प्रीवियस ईयर में शेयर होल्डरों को वादा किया गया होगा 3 लाख रुपए का डिविडेंड पे करेंगे, ये हम मान के चल रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। तो पिछले साल हमारा जो प्रीवियस ईयर ओपनिंग बैलेंस था, यानी ओपनिंग बैलेंस जो 3 लाख रुपया दिया हुआ है, वो सारे के सारे हमने पे करने में क्या कर दिया होगा, खत्म कर दिया होगा। हमने पिछले साल अगर वादा किया कि 3 लाख पे करेंगे, तो इस साल हम 3 लाख रुपया पे किए होंगे कि नहीं। और उस 3 लाख रुपए के पेमेंट के लिए हमने प्रोविजन बना के रखा हुआ था। तो प्रोविजन में से हमारा 3 लाख रुपया टोटल इस साल क्या हो गया होगा, इस साल निकल गया होगा। और जो करंट ईयर का प्रोविजन दिख रहा है 3.5 लाख रुपए का, वो हमने कौन से ईयर में बनाया होगा, इस साल बनाया। इस साल का है वो प्रोविजन कि हमारे पिछले साल का वो प्रोविजन इस साल आया है। अगर समझ में आया तो बोलो, नहीं तो हम जर्नल एंट्री के साथ इसको बताएंगे, भले इसमें 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, ये बात समझ में आया कि नहीं इतना सा। संध्या माइक ऑन करके बोला करो, सब लोग थोड़ा पढ़ाए, इतना तुम लोगों को इतना दिमाग नहीं है। थोड़ा पढ़ते समय आप लोग ध्यान रखिए कि माइक ऑन करके बोलना है। माइक ऑन करके बोलो। ये बात समझ में आया। प्रोपोज्ड डिविडेंड हमारा जो प्रीवियस ईयर है, यानी ओपनिंग बैलेंस है। बोलो जिसको डाउट है, कुछ लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं, माइक ऑन करके बोलो। हर्षवर्धन बोलो। नहीं सर, ठीक है, क्लियर। संध्या बोलो। हम यहाँ पे एक एजम्पशन लेते हैं, समझ नोट में लिख आ रहे गया हैं। हम यहाँ पे एक नोट लिख रहे हैं, आई एज्यूम दैट previous year proposed dividend paid in current year, है ना। प्रीवियस ईयर जो हमने प्रपोज किया था, वो हमने करंट ईयर में क्या किया होगा, पेमेंट किया होगा। तो जब हमने पेमेंट किया होगा डिविडेंड का, तो पेमेंट जब करते हैं तो उस वक्त हमारा एंट्री होता है, हम लोग पहले ड्यू एंट्री पास करते हैं। यानी कंपनी के लिए प्रपोज डिविडेंड क्या है, डिविडेंड देना एक प्रकार का खर्च है। तो कंपनी जब खर्च डिविडेंड पे करता है, तो डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड टू शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को क्योंकि पे करना है, तो शेयर होल्डर। और ये डिविडेंड पे करने के लिए क्योंकि प्रोपोज्ड डिविडेंड, प्रोविजन फॉर प्रोपोज्ड डिविडेंड हमने बना के रखा हुआ है। 3 लाख रुपए पिछले साल हमने
वादा किया था, तो इस साल हमें देना होगा, यानी शेयर होल्डरों को हमें ड्यू हो गया है। शेयर होल्डर को अब देना है, कितना देना है? 3 लाख। 3 लाख। तो डिविडेंड को देने के लिए हमने प्रोविजन बना के रखा था, प्रोपोज डिविडेंड। तो डिविडेंड हमारा नॉमिनल अकाउंट है और इस नॉमिनल अकाउंट के लिए हमने प्रोविजन बना के रखा। तो ये डिविडेंड को राइट ऑफ करते वक्त हम क्या एंट्री पास करेंगे? प्रोविजन फॉर प्रोपोज्ड डिविडेंड। 3 लाख जो आपको दिख रहा है, देखो ओपनिंग बैलेंस में 31 मार्च 2016। तो डिविडेंड जब 3 लाख रुपया दिए और प्रोपोज डिविडेंड 3 लाख रुपया से डेबिट हुआ, तो बताओ तो प्रोपोज डिविडेंड में अब हमारे पास कितना रुपया बच गया? 3 लाख रुपए का प्रोविजन मेरे पास था डिविडेंड के लिए, और वो सारे हमने डिविडेंड देकर खत्म कर दिया। तो अब हमारे पास कितना बचा प्रोविजन फॉर प्रोपोज डिविडेंड में? कुछ भी नहीं बचा। लेकिन आपके पास अगर क्लोजिंग बैलेंस में वो दिख रहा है 3.5 लाख, इसका मतलब क्या है? ये आपने फ्रेश प्रोविजन बनाया है इन करेंट ईयर। फ्रेश प्रोविजन है ये। क्या है? प्रोविजन बनाने के लिए आपने क्या एंट्री पास किया होगा? पीएल अकाउंट को डेबिट किया होगा, टू प्रोविजन फॉर प्रोपोज डिविडेंड। हम अभी टैक्स को इग्नोर कर रहे हैं। डिविडेंड टैक्स, कंपनी जब डिविडेंड पे करती है तो टैक्स भी पे करती है, डिविडेंड डिडक्ट करती है, डिविडेंड टैक्स, ठीक है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। वो उसको हम अभी इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वो आप लोगों के अभी सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस है 3.5 लाख रुपए का, ये पीएल से आपने डेबिट किया करंट ईयर में पूरा का पूरा, यानी जो आपका 3,50,000 का प्रोविजन दिख रहा है 2017 में, वो पूरा आपने इसी साल के पीएल से माइनस करके लाया है, यानी पीएल से निकाला है और प्रोविजन में डाला है। तो हमें अगर प्रॉफिट चाहिए बिफोर दिस प्रोविजन, तो हम कितना ऐड बैक करें वापस से? 3 लाख ऐड करें कि 3.5 लाख ऐड करें? बताओ। हमने इस साल अपने प्रॉफिट में से प्रोविजन फॉर प्रपोज डिविडेंड में ट्रांसफर कितना किया है, ये बात समझ में आया? हमने इस साल करेंट ईयर के प्रॉफिट से 3.5 लाख रुपया ट्रांसफर किया प्रपोज्ड डिविडेंड के प्रोविजन में। ये बात में कोई डाउट है तो बताओ। तो अगर 3.5 लाख रुपया हमने करेंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से ट्रांसफर किया है, तो वो पूरे 3.5 लाख को हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड बैक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड proposed dividend या provision for proposed dividend या proposed dividend, सीधा proposed dividend, ऐड proposed dividend। कितना? 3,50,000। क्वेश्चन में देखो तो और भी कुछ दिया हुआ है, नीचे है डिविडेंड पेएबल। डिविडेंड पेएबल से हमें कुछ लेना देना नहीं, वो एक लायबिलिटी है। किसी को आपने बोला था आके ले लो भैया डिविडेंड, वो डिविडेंड लिए नहीं